नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, कैसे रहेगी धन के प्राप्ति, धन के बचत और धन के निवेश की स्थिति, प्रॉपर्टी, वाहन, विवाह और संतान को लेकर ये महीना किन खुशियों को लेकर आ रहा है, शिक्षा, रोजगार, नौकरी और व्यापार को लेकर, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य और लव रिलेशंस को लेकर ये महीना कैसा रहने वाला है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, फरवरी माह से मैंने एक नई शुरुआत की है। आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता रहूंगा हर वीडियो में। और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती हैं, शुभ या अशुभ। आप कैसे जान पाएंगे कि आने वाला समय आपके लिए शुभ है या अशुभ, आने वाला समय आपके लिए अच्छे फल लेकर आ रहा है या आने वाला समय आपके लिए कष्टकारी होगा, ये आप कैसे जानेंगे, पहले इसी पर बात करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चर्चा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर जो भी प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि समय ख़राब चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, शत्रु एक्टिव हो रहे हैं, कार्यस्थल पर समस्याएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति है या फिर लाख परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण ये है कि आप अपने समय को पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में आपका अच्छा समय चल रहा है या ख़राब समय। अगर इसकी जानकारी आपको पहले से हो जाए तो ख़राब समय शुरू होने से पहले ही हम सावधान हो जाएंगे। अच्छा समय आने वाला है, इसकी जानकारी होने पर उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योतिष शास्त्र की जानकारी आपको ज़रूर होगी। अपना जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड कर लें और इस समय देखें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि समय अच्छा है या समय खराब आने वाला है। उत्तर काला मृत का एक सूत्र है और उसका अर्थ ये है कि अगर अंतर्दशा वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह से छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो वह दशा खराब जाएगी। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, जन्म कुंडली में सूर्य आपके तीसरे भाव में है। अब सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं या 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट कीजिए, अपनी जन्म कुंडली से देखिएगा कि सूर्य से मंगल किस स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सूर्य से मंगल छठे पर आ गए। यहाँ देखिए अगर दशम में है तो 6, 7, 8, तो सूर्य से मंगल दशम में आ गए, तो अष्टम पर आ गए, तो छठे पर हैं या 8वें पर हैं, या फिर सूर्य से मंगल जो है वो धन भाव में है तो ये 12वें पे आ गए। तो ये तीनों ही अंतर्दशाएं आपके लिए कष्टकारक हो जाएंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर आपके लग्न भाव में बैठे हैं। अब आप देखिए कि सैटर्न की, शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली से गुरु से शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए शनि जो है छठे में बैठे हैं या शनि 8वें में बैठे हैं या शनि 12वें में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ख़राब होगी। ये जो अब अंतर्दशा जाएगी ये पीरियड आपके लिए परेशानी वाला होगा, क्योंकि गुरु से
छठे पर हैं शनि, गुरु से 8वें पर है शनि, या गुरु से 12वें पर है शनि। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से आप समझें कि मान लीजिए आपके कुंडली में, आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में और मरकरी की, बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। बुध मान लीजिए भाग्य भाव में बैठे हैं। अब ये भाग्य भाव तो अच्छा भाव हुआ, लेकिन राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, राहु से बुध छठे पे आ गए। तो ये जो अंतर्दशा है, ये पीरियड आपके लिए परेशानी भरा होगा। ऐसे ही अगर बुध लाभ के भाव में, अब लाभ के भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन राहु से अष्टम पे आ गए, छठा, सातवां, आठवां, जब राहु से अष्टम पे आ गए तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर बुध मान लीजिए पराक्रम भाव में है तो राहु से 12वें पे आ गए, तो ये जो तीनों गोचर होगा, जो तीनों ही अंतर्दशाएं होंगी, वो आपके लिए कष्टकर होंगी। लेकिन ये आपको अपनी जन्म कुंडली से चेक करना है कि राहु से बुध, यानी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो महादशा वाले ग्रह से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। ये तो खराब स्थिति हो गई। अब आप मान, अच्छी स्थिति कब होगी? अच्छी स्थिति तब होगी जब अंतर्दशा का ग्रह महादशा वाले ग्रह से पंचम या नवम स्थान में हो। मान लीजिए आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में शनि से काउंट कीजिएगा। शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। शनि की महादशा और गुरु की अंतर्दशा। अब गुरु अगर मान लीजिए धन भाव में है, या फिर यहाँ पर गुरु जो हैं वो छठे भाव में है। अब शनि से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम पे हो गए गुरु। ये महादशा आपकी अंतर्दशा जो है वो एक्सलेंट जाएगी। शनि की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरु शनि से पंचम में है, अत्यधिक शुभ फल देने वाली होगी ये अंतर्दशा। ऐसे ही अगर गुरु छठे भाव में है, अब आप देखिए छठा भाव खराब होता है, लेकिन शनि से गुरु जो है वो नवम पर है, 5 6 7 8 9, शनि से गुरु नवम पर है या गुरु पंचम पर है। दोनों स्थिति आपके लिए बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देने वाली होंगी। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उसको आप चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि जो आने वाला समय है वो अच्छा है या वो आने वाला समय आपके लिए ख़राब है। अगर 6 8 12 पर अंतर्दशा वाला ग्रह है तो वो अंतर्दशा खराब जाएगी। 5 9 पर है वो अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो ये है सिंह राशि के जातकों की फरवरी 2023 की गोचर कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। फरवरी माह में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी तक छठे भाव में है और इसके बाद सूर्य का गोचर सप्तम होगा। शनि सप्तम भाव में ही है, लेकिन शनि फरवरी में अस्त हो जाएंगे। शुक्र 15 फरवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे और इसके बाद अष्टम में आ जाएंगे, जहाँ पर गुरु के साथ शुक्र की युति बनेगी और यहाँ शुक्र अपनी उच्च की राशि में होंगे। भाग्य भाव में राहु का गोचर है और दशम भाव में मंगल का गोचर है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का और उसके बाद भाग्य के स्वामी का। और अगर किसी गोचर काल में लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का संबंध बन जाए तो वो समय ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को भाग्य का फुल सपोर्ट मिल जाता है और उसके हर कार्य बनते चले जाते हैं, स्वतः हर कार्य पूरे होते हैं। अब यही समय आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर 13 फरवरी तक छठे भाव में है
और भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि दशम में है। सूर्य से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से त्रिकोण पर हैं मंगल, और मंगल से सूर्य से पंचम पर हैं मंगल, और मंगल से नवम पर हैं सूर्य। सूर्य और मंगल लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बल देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। राजा ही सेनापति का भी कार्य करना शुरू कर दे, या सेनापति ही राजा का कार्य करना शुरू कर दे, दोनों के गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएं, तो कितनी बेहतर स्थिति बन जाती है, ये कल्पना के परे है। और ये समय तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो छठा भाव होता है वो क्या होता है। छठे भाव में आपके नौकरी का विचार किया जाता है, आपके रोजगार का विचार किया जाता है। हालांकि छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का भी विचार किया जाता है, लेकिन छठे भाव में सूर्य के साथ 7 फरवरी से बुध भी आ जाएंगे, और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बनेगा, ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाता है। यहाँ पर बुध लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, और छठे भाव में सूर्य जो हैं वो मटेरियल गेन के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जब बुध और सूर्य की युति बनेगी तो धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी इस गोचर काल में होगा। सूर्य की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, और अष्टम में गोचर कर रहे देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। जब दो ग्रह, ऐसे दो ग्रह जो कि स्वयं में राजा और महामंत्री हैं, वो अगर किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। अब चूँकि छठा भाव क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का है, नौकरी का है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी या आईटी सेक्टर या किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और इसका भी आपको लाभ मिलेगा। चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी होकर के और पंचम में गोचर कर रहे हैं, और फिर छठे भाव में आ जाएंगे, और बुध व्यापार के कारक होते हैं, और बुध की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश भाव पर। तो ये समय विदेशी व्यापार के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कोई व्यापार व्यवसाय है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, नई नई बिजनेस डील आपको मिल सकती है। और जहाँ तक मंगल की बात करें, मंगल का गोचर दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य के कारक तो ही हैं। मंगल डिफेंस के कारक हैं, मंगल रक्षा क्षेत्र के कारक हैं, और सूर्य से त्रिकोण पर हैं। तो आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो भी आप विदेश जा सकते हैं, और विदेशों में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। सूर्य राजा हैं, और राजा के प्रत्यक्ष शत्रु कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में गुप्त शत्रु तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन चूँकि सूर्य के अंदर मंगल का भी बल है तो शत्रु पराजित भी होंगे। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत अच्छा होता है,
अब राजा हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना देंगे और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में भी आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो स्टेटस के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको धन की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप महिला हैं और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपका विवाह किसी शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, पुलिस विभाग या सेना के अधिकारियों से होने का विशेष योग बनेगा। धन की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी बुध ही हैं। यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। आइए उस पर बात कर लेते हैं। फरवरी के महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना आपके कुंडली में घटित हो रही है, और वो है शनि 30 जनवरी से अस्त हो रहे हैं। शनि का गोचर सप्तम भाव में है और शनि पूरे फरवरी माह में सप्तम भाव में अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर, केवल थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। और जब शनि अस्त होंगे तो शनि से संबंधित आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। इससे विशेष कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात यह है कि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और शनि अस्त हो चुके हैं। शनि भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, वाहन के कारक होते हैं। तो फरवरी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को अच्छे से देख लीजिए, किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से राय ले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि अस्त हैं और शनि जब अस्त होते हैं तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई बड़ा प्रभाव आप पर शनि के अस्त होने का नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र 15 फरवरी तक रहेंगे और अकेले रहेंगे, क्योंकि सूर्य 13 फरवरी को आएंगे। शुक्र जब सप्तम भाव में अकेले होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आप समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और अगर सप्तम भाव खराब हो तो फिर आप स्वयं कल्पना कर लें। तो शुक्र का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होगा, विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव से जीवन साथी का विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, रंग रूप, गुण, स्वभाव, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे, और शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी प्राप्त होंगे। जहाँ तक धन की बात है, यहाँ पर शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ बुध जो कि शुक्र के मित्र हैं, वो धन के भाव और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में धन प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा।
और शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे और शुक्र और गुरु की युति अष्टम भाव में बनेगी और शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी। ये समय धन की प्राप्ति, परिवार के विस्तार का होगा, धन का संचय होगा, धन का निवेश भी होगा और आपके परिवार का भी विस्तार होगा। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि शुक्र और गुरु की युति जब बनती है तो वो प्रबल धन प्रदायक युक्ति होती है। अब यहाँ पर आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा? अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है। आपको ऐसा पैसा मिलेगा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे शेयर से पैसा मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, कमीशन का पैसा मिल जाए, ब्रोकरेज का पैसा मिल जाए या ससुराल पक्ष से पैसा मिल जाए। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन, आपकी ग्रेच्युटी, आपका फंड, बीमे का पैसा, ये सब पैसा आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। और चूंकि शुक्र गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, शुक्र गुरु की युति बन रही है, शुक्र विदेश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेशों से भी धन की प्राप्ति होने का योग होगा। और इसके अलावा आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। इन क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ज्योतिषी हैं, तो गुरु और शुक्र की युति आपके लिए प्रबल धन प्रदायक युति होने जा रही है। फरवरी माह में एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बनेगा और वो है केतु और शुक्र का संबंध। देखिए, केतु पराक्रम भाव में है और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में रहेगा 15 फरवरी तक और आप केतु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। केतु से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है केतु। और यहाँ भी वही बात लागू होती है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। केतु तीसरे भाव में, शुक्र सातवें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ शुक्र की राशि में जब केतु गोचर करेंगे, शुक्र को बल मिलेगा, शुक्र एक्टिवेट होंगे, तो 15 फरवरी तक आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कटुता थी, तनाव था, पार्टनरशिप में कोई तनाव था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चूँकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, शुक्र से त्रिकोण पर है, तो केतु शुक्र जैसा ही प्रभाव दिलाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन केतु आपको कार्य में परफेक्शन लाएंगे और कला के क्षेत्र में बहुत आगे आप जाएंगे। हालांकि केतु प्रभावित व्यक्ति मुंह से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल खामोशी से अपना कार्य करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं और इसी वजह से जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तीसरे भाव में केतु आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत बना देंगे। पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है ये काफ़ी सोचते हैं, तब पैसा खर्च करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि पैसा सही कार्यों पर खर्च होता है और उसका लाभ मिलता है। साथ ही केतु आपको पैसा बचाने में भी चतुर बनाएंगे, तो आप धीरे धीरे धनवान होंगे। ऐसे लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं, मनी मैनेजमेंट तो करते ही हैं, किसी बड़ी कंपनी में मनी मैनेजर का कार्य भी देखते हैं। और शेयर मार्केट में तो ऐसे लोग बहुत ही सफल होते हैं, क्योंकि कब और कहाँ पैसा लगाने से ज़्यादा लाभ मिलेगा ये जानने में केतु आपकी हेल्प करते हैं। तो केतु और शुक्र का जो ये संबंध है, ये आपके जीवन में धन,
खुशियाँ, सफलता और अचानक से कोई बड़ी घटना, अचानक से आपका विवाह हो जाना, अचानक से आपको धन प्राप्त हो जाना, अचानक से विदेश यात्राओं पर चले जाना, इस तरह का कार्य आपके जीवन में केतु कराएंगे। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि मंगल चूंकि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गर्भवती माताओं को इस गोचर काल में विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो ग्रहों का उपाय आप कर लें जरूर। जिस ग्रह की भी महादशा अंतर्दशा चल रही हो उसका उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें।
देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।